हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लाए हैं कोजर का संघर्ष सिद्धांत। चलिए जानते हैं कि कोजर संघर्ष के बारे में क्या कहते हैं। सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत के संबंध में लीवियस कोजर का सिद्धांत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट 1954 में इस सिद्धांत को समझाया है। कोजर ने सामाजिक संघर्ष के दो संभावित रूप स्पष्ट किए हैं। पहला है वे संघर्ष जो संगठनात्मक परिणाम को उत्पन्न करते हैं। दूसरा है वे संघर्ष जो विघटनात्मक परिणाम को उत्पन्न करने वाले होते हैं। कोजर का कथन है कि संघर्ष जहाँ समाज को हानि पहुँचाते हैं, वहीं समाज के निर्माण, विकास, प्रगति और संगठन में भी सहायक हो सकते हैं। संगठनात्मक संघर्ष से समाज में एकता व संगठन भी पनप सकता है। जैसे यदि दो विरोधी पक्ष की समाज के आधारभूत मूल्यों में समान आस्था है और वे आपस में संघर्ष करते हैं, तो उनके संघर्ष का परिणाम लोकहित और समाज कल्याण में ही होगा। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में शासक और विरोधी दल के सदस्यों में संसद और विधानसभा के अंदर बाहर टकराव होता रहता है, परंतु दोनों का लक्ष्य लोकहित और समाज कल्याण ही होता है। अतः इस आलोचना और टकराव के माध्यम से दोनों पक्षों को अपनी अपनी कमियों का आभास होता है और वे इन्हें दूर करने का भी प्रयास करते हैं। इसी प्रकार किसी बाहरी समूह के साथ संघर्ष की अवस्था में अपने समूह में एकता बनाए रखकर बाह्य समूह का मुकाबला किया जाता है। जैसे चीन और पाकिस्तान के आक्रमणों के समय भारत में अनेक धार्मिक, राजनैतिक और क्षेत्रीय समूहों व दलों में अभूतपूर्व एकता देखने को मिली थी। अप्रत्यक्ष संघर्ष के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा का उल्लेख किया जा सकता है। आज आर्थिक जीवन की प्रगति मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धा के ही कारण संभव होती है। इसके विपरीत विघटनात्मक संघर्ष में संघर्षरत विरोधी पक्षों की समाज के आधारभूत मूल्यों में कोई आस्था नहीं होती है, वरन एक पक्ष दूसरे पक्ष को मिटा देने में अधिक रुचि रखता है। जैसे दो सेनाओं के बीच युद्ध या दो धार्मिक संप्रदायों के बीच दगा। इसके कारण समाज में जान माल की अत्यधिक हानि होती है और समाज में ईर्ष्या, कटुता, घृणा, अव्यवस्था, अराजकता व अशांति फैलती है। कोजर का कथन है कि यदि संघर्ष के इस अकार्यात्मक पक्ष को निकाल दिया जाए तो संघर्ष समाज के लिए हितकारी भी हो सकता है। कोजर कहते हैं कि संघर्ष कुछ मात्रा में आवश्यक रूप से अप्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह के निर्माण तथा सामूहिक जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक तत्व है। कोजर ने संघर्ष के विचार से संघर्ष को दो प्रकार से बताया है: वास्तविक संघर्ष और अवास्तविक संघर्ष। वास्तविक संघर्ष किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। जब समाज और समूह के व्यक्ति समाज में अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, तो वह वास्तविक संघर्ष कहलाता है। इसमें दो विरोधी लक्ष्यों का आपस में टकराव होता है, न कि दो विरोधी पक्षों का। एक पक्ष का उद्देश्य दूसरे पक्ष को नष्ट करना नहीं, वरन अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। जैसे
लोकसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार का लक्ष्य दूसरे को पराजित करना और स्वयं विजयी होना होता है। अवास्तविक संघर्ष में न तो लक्ष्य ही स्पष्ट होता है और न ही विशिष्ट परिणाम को प्राप्त करने के लिए ही संघर्ष किया जाता है। इसमें संघर्ष केवल संघर्ष के लिए अर्थात लक्ष्यहीन होता है। कोजर ने अपने संघर्ष के सिद्धांत में प्रकार्यवादी दृष्टिकोण अपनाया है। इन्होंने अपनी पुस्तक में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों का विस्तार से वर्णन किया है। नवाचार तथा सृजनात्मक कार्यों को करने के लिए दबाव डालकर संघर्ष सामाजिक व्यवस्था को गति देता है। दो विरोधी पक्षों को बल देने वाले टकराव को चरम सीमा तक पहुंचा कर संघर्ष अंत में उन्हें शांत कर देता है। संघर्ष हमारे आंतरिक मनोभावों को बाहर निकालकर मानसिक भाव से हमें सांत्वना प्रदान करता है। संघर्ष नए आदर्श नियमों को स्थापित करने, पुराने नियमों को पुनर्जीवित करने तथा अनेक शिकायतों को दूर करने में भी सहायक होता है। अंततः समूह में एकता की भावना को दृढ़ करने में संघर्ष सहायता करता है। कभी कभी बाहरी समूह के संभावित खतरे से ही नहीं, संस्थाओं का विकास, नई साझेदारियां तथा नए नए प्रकार के समझौते होते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि आज दो महाशक्तियों के बीच संघर्षात्मक दृष्टिकोण के कारण ही निर्गुट देशों का मिलन या दक्षिणी एशिया का क्षेत्रीय सहयोग इसके उदाहरण हैं। समाज व्यवस्था को नई गति देने तथा औद्योगिक विकास के लिए प्रतिस्पर्धा अति आवश्यक है, जो संघर्ष का ही एक रूप है। मानसिक तनाव को शांत करने, निराशा को समाप्त करने तथा परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने में संघर्ष बहुत ही सहायक होता है। कोजर ने संघर्ष के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं की हैं। आइए जानते हैं। पहला है, संघर्ष के द्वारा सामूहिक चेतना और समूह की सीमाएं बनी रहती है। दूसरा है, संघर्ष समूह संरक्षण तथा सुरक्षा वाल्व का कार्य करता है। तीसरा है, संघर्ष वास्तविक और अवास्तविक दोनों प्रकार का होता है। चौथा है, संघर्ष और शत्रुता का एक ही नहीं है। पांचवा है, घनिष्ठ संबंधों में मित्रता और शत्रुता दोनों पाई जाती है। छठा है, संबंधों में जितनी घनिष्ठता होती है, संघर्ष में भी उतनी तीव्रता पाई जाती है। सातवां है, सामाजिक ढांचे की भिन्नता के अनुसार संघर्ष के परिणामों में भिन्नता दिखाई देती है। आठवां है, संघर्षात्मक संबंधों से स्थायित्व प्रभावित नहीं होता है। संघर्ष दो व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतः प्रक्रिया का परिणाम है। संघर्ष में व्यक्तियों के मन में विरोधी भावनाएं उत्पन्न होती है। इस आधार पर संघर्ष दो विरोधी समाज तथा समूहों के बीच सीमा रेखा को विलीन नहीं होने देता तथा सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से चलाने की योजना तैयार करता है। संघर्ष संबंधों, समाजों एवं समूहों को बनाए रखने में योगदान देता है, क्योंकि संघर्ष अंतःक्रिया के द्वारा दो विरोधी दलों या समूहों के प्रति शत्रुतापूर्ण भावनाओं को अभिव्यक्त करने का साधन माना जाता है। वास्तविक संघर्ष वह है जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करता है। यह अस्थायी होता है।
अवास्तविक संघर्ष में व्यक्ति अपनी घृणा या शत्रुता का भी भाव रखता है। यह अधिक विनाशकारी और स्थायी होता है। समाज में वास्तविक संघर्ष का परिणाम जाना स्वाभाविक और आवश्यक है, क्योंकि समाज में सीमित संसाधन होने से सभी व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता नहीं हो पाती है। कभी कभी संघर्ष और शत्रुता को एक सा मान लिया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। संघर्ष में कर्ता और अन्य कर्ताओं के बीच अंतःक्रिया होती है तथा सामाजिक व्यवस्था अनेक संस्थात्मक उपायों द्वारा संघर्षात्मक परिस्थितियों को टालने की चेष्टा भी करती है। यह प्रयत्न किया जाता है कि विरोधी दल अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वास्तविक संघर्ष में लग जाए। घनिष्ठ संबंधों में मित्रता और शत्रुता दोनों प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, लेकिन संबंधों की घनिष्ठता के कारण यह दोनों रूप परस्पर इतने घुल मिल जाते हैं कि केवल एक अध्ययन के लिए ही इन्हें अलग अलग किया जा सकता है। संबंध जब घनिष्ठ और निकट के होते हैं तो उनमें होने वाला संघर्ष भी तीव्र होता है। घनिष्ठ समूहों में संघर्ष की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब व्यक्ति सामूहिकता से हटकर व्यक्तिवादी भावना के आधार पर कार्य करने लगता है। इन समूहों में संघर्ष की तीव्रता उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में सदस्य अपने समूह की एकता के लिए खतरा अनुभव करते हैं। जिन समाजों का सामाजिक ढांचा अधिक जटिल होता है और परस्पर निर्भरता पाई जाती है, वहाँ संघर्ष के दूरगामी परिणाम देखने को मिलते हैं, जबकि छोटे और सरल समाजों में संघर्ष का परिणाम सीमित ही दिखाई देता है। कोचर का विचार है कि संघर्ष के अभाव का यह तात्पर्य नहीं है कि संबंध में स्थायीपन और दृढ़ता है, लेकिन समाज के सदस्य जब यह अनुभव करते हैं कि संघर्ष उनके संबंधों को प्रभावित कर रहा है, तब वह उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं और संबंध अधिक दृढ़ हो जाते हैं। इस प्रकार निकट संबंधों में तो संघर्ष स्थायीपन में वृद्धि करता है और द्वैतीयक संबंधों में संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संघर्ष हमेशा विघटनात्मक ही नहीं संगठनात्मक भी होता है और इससे लाभकारी परिणाम भी देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।